उधर बैठ जा बेटा। अब मैं क्या करूँ, कैमरा पोजीशन चेंज नहीं कर सकती ना मैं। तू बता। अभी आएगा, रुक जाओ, अभी मैंने क्लास ऑन सेटिंग्स नहीं किए। 1 सेकंड पहले वीडियो ऑन होके देख लेना, पोजीशन ना बदल देना। ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, 1 सेकंड। इसके अंदर आ रही है क्या स्क्रीन? ये ठीक है। क्लास ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, बताना एक बार। एनीवन इन द क्लास? यस, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज एक टॉपिक करने जा रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट एक टॉपिक है, लास्ट में पार्ट 2 वाला वो कंप्लीट कर लेते हैं, और जो भी टॉपिक कल बचेगा वो कल खत्म हो जाएगा अपना, है ना। तो प्राइवेट प्लेसमेंट वाला टॉपिक जो है ना, वो एक क्लास में, सिंगल क्लास में लेना है मुझे, तो आज वो ले लेते हैं। तो इसके लिए एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक लेंगे आज। आप याद करो, अपना जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में बेटा डिवाइडेड था, याद आ रहा है? एक तो था अपना कौन सा, पब्लिक ऑफर वाला, और एक कौन सा था, प्राइवेट प्लेसमेंट वाला। पार्ट 1 जो था वो पब्लिक ऑफर से डील कर रहा था, पार्ट 2 जो था वो अपना क्या था, प्राइवेट प्लेसमेंट। 23 से 41 तक के सेक्शन पार्ट 1 के थे। एक अकेला सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 42, जो किसके बारे में बात करेगा, हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या सिर्फ प्राइवेट कंपनी कर सकती है? जवाब दो मुझे। नहीं, ये दोनों कर सकती हैं, प्राइवेट भी कर सकती है और पब्लिक भी कर सकती है। सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड से कंफ्यूज मत होना, प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी डन इवन बाय अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि हमें पता है कि पब्लिक ऑफर का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, आपको जगह जगह अथॉरिटीज की परमिशन लेनी है, एडवर्टाइजमेंट देने हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, हर चीज आपको देखनी पड़ती है। तो आप क्या करते हो, कई बार सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, कुछ चुनिंदा पर्सन, कुछ सेठ आदमी है एक तरीके से, जो आपको पता है कि ये हमारी कंपनी में निवेश करने को तैयार है। आप उन्हीं सिलेक्टेड लोगों को क्या करते हो, अप्रोच करते हो, आइडेंटिफाइड करते हो, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हो और उन्हीं को ऑफर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे, यहाँ पर उन सिलेक्टेड पर्सन को ही अपन टारगेट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, बोर्ड थिंग्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या सोच रहे हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड अरेंज करेंगे। अगर इसमें हम बात करें प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, जनरल रिक्वायरमेंट हमारी ये होती है कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। तो इसके अंदर देखो, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज, इनकी बात अभी हम करेंगे। अभी सिंपल सा पहले रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या कहता है कि आपको जनरल मीटिंग बुलानी है बेटा, जनरल मीटिंग के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा नोटिस के साथ। क्यों, ये स्पेशल बिजनेस है, कोई भी स्पेशल बिजनेस होता है तो साथ में क्या जाएगा तुम्हारा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। 4 बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस थे, याद करो,
कंसीडरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डिविडेंड का डिक्लेरेशन। इन चौथे के अलावा पांचवी कोई भी हरकत हुई कंपनी में, नोटिस के साथ किया जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, आपने जनरल मीटिंग बुला ली, आपने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा दिया। क्या होगा, बोर्ड आइडेंटिफाई करेगी कुछ सिलेक्टेड पर्संस को जिन्हें इन्हें टारगेट करना है। हर बंदे को थोड़ा ना देते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है एंड इट कैन नॉट बी रिनाउंस्ड। राइट इशू में आप पढ़ोगे, आप नहीं लेना चाहते, आप अपनी जगह किसी और को दिला सकते हो, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में यह राइट आपके पास नहीं होता। तो दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कुछ पर्सन और उनके नाम को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम आपको क्या करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट इशू प्राइवेट प्लेसमेंट फॉर्म कम एप्लीकेशन, और ये कौन से फॉर्म में जाता है, PAS 4 में। ठीक है, आइडेंटिफाई किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि इन चुनिंदा लोगों को अपन क्या करना चाहते हैं, अपन शेयर्स वगैरह जारी करेंगे। ठीक है, उनके नाम रिकॉर्ड किए और नेम की रिकॉर्डिंग हुई, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर इनको ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिया जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को आप मैक्सिमम टारगेट कर सकते हो, लिमिट तो लिखी हुई है 50 और एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड आएंगे रूल 14 में, रूल 14 ने प्रिस्क्राइब कितने कर दिए, 200। तो मैक्सिमम कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट दे सकते हो, 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर, 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर, एंड दिस लिमिट इज सिक्योरिटी वाइज। सिक्योरिटी वाइज कैसे, मतलब इक्विटी शेयर्स के लिए अलग होगी, डिबेंचर्स के लिए अलग होगी। दिस लिमिट इज सिक्योरिटी वाइज, 200 की लिमिट पर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग चलेगी। नो राइट ऑफ रिनंसिएशन, जिसको दिया गया है वही उसे राइट को यूज कर सकता है, वही उन शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकता है, उसकी जगह कोई और नहीं कर सकता। आप खुद देख लो बेटा, स्पेसिफिक ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था ना आपने, जिस बंदे को दिया गया है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है, नो वन एल्स। ये SR जो आपने पास कराया मीटिंग में, उसकी कॉपी किसके पास फाइल होगी, ROC के पास। यहां तक समझ आया। कंपनी जो है वो क्या करेगी इसके बाद में, वो देखते हैं। यहां तक हमने पढ़ा था कि ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया, किस फॉर्म में है हमारा, PAS नंबर 4 में। अब सिलेक्टेड पर्सन क्या कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब कर सकते हैं पर पैसे कैश में नहीं भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, या तो चेक के थ्रू, या लिख लो DD के थ्रू भेज सकते हो, या फिर अदर बैंकिंग चैनल, अदर बैंकिंग चैनल। कैश में नहीं आएगा ये, नॉट इन कैश। कैसे भेज सकते हैं पैसे, चेक से भेज सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से भेज सकते हैं, या अदर बैंकिंग चैनल द्वारा रेमिट किया जा सकता है। ठीक है, अगर इन्होंने आपको पैसा भेजा है, कहाँ रखोगे इनके पैसे को, सेपरेट बैंक अकाउंट, जब तक कि आप इन्हें शेयर्स अलॉट नहीं कर देते। जब तक कि आप इन्हें शेयर्स अलॉट नहीं कर देते, तब तक आप क्या करोगे, आप शेड्यूल्ड बैंक में सेपरेट अकाउंट खुलाओगे, उसमें इस पैसे को रखोगे। आपको अलॉटमेंट करना है कितने दिनों में, लिमिट थोड़ी डिफरेंट आएगी पब्लिक ऑफर से, वहां 30 days थी, यहाँ कितनी आ गई, 60 days। प्राइवेट प्लेसमेंट में लिमिट क्या है कि आपको जो ऑफर ये मिल गया ना पैसा, उसके कितने दिनों में करोगे आप, 60 days के अंदर अंदर आपको क्या करना है, अलॉटमेंट करना है। अगर आपने अलॉटमेंट नहीं किया, 15 दिन में पैसा रिफंड करो, वहां भी 15 दिन ही था, बट वहां नहीं करते थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% थी ना, यहाँ पे नहीं करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% कब लगती थी, ऑन एक्सपायरी ऑफ 15 days। यहां पर जैसे ही ये 60 दिन खत्म हुए, 60 days में अलॉटमेंट करना था, नहीं है, फिर बोला था नहीं कर पा रहे तो रिफंड करो 15 दिन में। लेकिन अगर रिफंड नहीं कर पाए तो ये 60 डे एक्सपायर हुए थे ना, 61st डे से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, 12% पर एनम। थोड़े चेंजेस हैं, समझो इस चीज को, है ना। पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट में अंतर समझो, वहां 30 days में अलॉटमेंट करना होता था, यहाँ कितने दिन में, 60 days में, वरना पैसा रिफंड करो 15 दिन में, ये लिमिट सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां 15% थी, यहाँ कितनी है, 12%। वहां पर 15 days की एक्सपायरी के बाद इंटरेस्ट लगना शुरू होता था, यहाँ पर क्या है, 60 days की एक्सपायरी के बाद ही लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अलॉटमेंट कर दिया तो अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाएगी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाएगी, वो वही फॉर्म है PAS 3, उसी में जाएगी, लेकिन कितने दिनों में, 15 दिन में। वहां कितने में जाती थी, 30 days में।
पब्लिक ऑफर में कितने दिनों में जाती थी? 30 डेज में जाती थी। प्राइवेट प्लेसमेंट में कितने दिनों में जाएगी? 15 डेज में जाएगी। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। क्लियर है क्या? बताओ। कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर ये प्राइवेट प्लेसमेंट के आपके प्रोविजन नहीं लगते, जैसे कि एनबीएफसी और एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बिकॉज कि अगर हो सकता है कि आरबीआई ने और हाउसिंग फाइनेंस अगर कंपनी है तो फिर इनकी खुद की जो सेपरेट अथॉरिटीज है, इन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हो, अगर इन्होंने नहीं बनाए तो लग जाएंगे। ये दे रखा है प्रोविजन, जो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे? कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, अंडर राइटिंग कमीशन, याद आ रहा है? शेयर्स के केस में कितनी रेट थी बेटा? मैक्सिमम कितना अंडर राइटिंग? 5% ऑफ व्हाट? इशू प्राइस, और द रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लेस। ठीक है, डिबेंचर में याद आ रहा है 2.5%, रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लेस। ठीक है। अच्छा, क्या जरूरी है अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो चेक वगैरह, कैश वगैरह इन फॉर्म में दिया जाए? कैन इट बी गिवन इन काइंड? यस। आप अगर बोलते हो ना अंडर राइटिंग कमीशन हम आपको पैसों की फॉर्म में नहीं देंगे, हम तो आपको फ्लैट्स बना के दे देते हैं, वो भी अलाउड है। कंपनीज एक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा पीछे, उसमें लिखा है कि कंपनी कहती है अंडर राइटिंग कमीशन हम फ्लैट्स की फॉर्म में देंगे, तो इट कैन बी गिवन इन काइंड। इट बी कैन बी गिवन इन काइंड, याद रखना, कहीं लिख लो इस चीज को। अंडर राइटिंग कमीशन कैन बी गिवन इन काइंड। अंडर राइटिंग कमीशन कैन बी गिवन इन काइंड, स्टार लगा लेना। अंडर राइटिंग कमीशन कैन बी गिवन इन काइंड। काइंड मतलब गुड्स, जरूरी नहीं है पैसों की फॉर्म में दो, गुड्स की फॉर्म में भी दे सकते हो। Underwriting commission can be given in the form of goods also. In the form of goods also. जरूरी नहीं है कैश में हो, it can be in kind also. Kind मतलब in the form of goods. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं वो देखो। एक तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आप नया ऑफर तब तक नहीं दोगे जब तक कि पुराना कंप्लीट नहीं हो जाता या पुराना विड्रॉ नहीं किया जाता। आपको लिमिट दी कितनी? 200 की लिमिट दी, कितनी? 200 की। अब 200 तक के अंदर तो आप कर सकते हो सकता है पहले आपने 50 लोगों को दिया, अब आप दोबारा दूसरों को देना चाहते हो, उस 50 लोगों को और देना चाहते हो। ठीक है, लेकिन कब दे पाओगे? जब वो पहले वाले 50 का काम पूरा हो गया हो, या तो उनको आपने अलॉट कर दिए शेयर्स, या आपने वो ऑफर ही विड्रॉ कर लिया। मतलब पहले वाला जब तक पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं है? बताओ मुझे ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये नीचे अभी एक केस स्टडी मिलेगी, उसमें काम आएगी कि पुराने वाला या तो पूरा हो जाए या पुराने वाला विड्रॉ कर लिया जाए, तभी आप दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर दे सकते हो। ठीक है। नो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं देना है। क्यों? सिलेक्टेड पर्सन को दे रहे हो आप, पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत है? सोच के देखो, नहीं है ना। और ये जो 200 की लिमिट है, लिखो इन द लिमिट ऑफ 200, लिखो in the limit of 200. QIB and ESOP shares will not be included. In the limit of 200 QIB मतलब Qualified Institutional Buyers, इनको आपने शेयर्स दिए हैं या फिर आपने एम्प्लॉयज को इशू किए हैं अंडर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो इनको शामिल नहीं करना है। In the limit of 200 QIB and ESOP will not be included. अच्छे से याद रखना ये चीज। ठीक है। और ये लिमिट कैसे देखनी है वो 4th पॉइंट डालो। द लिमिट ऑफ 200 will be, the limit of 200 will be taken security wise. Limit of 200 will be taken security wise. Security wise मतलब 200 अलग अलग सबके लिए है। इक्विटी शेयर्स 200 अलग है, 200 डिबेंचर्स भी कर सकते हो, 200 के प्रेफरेंस शेयर्स भी कर सकते हो। समझ आ रही ना बात? इट इज सिक्योरिटी वाइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
This section will not apply to NBFC and housing finance companies if they follow RBI and SEBI guidelines. If they follow RBI and SEBI guidelines. RBI एंड सेबी गाइडलाइन. और एक सबसे चीज इंपॉर्टेंट बताऊं, अगर आपने सेक्शन 42 के किसी भी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया तो क्या मान लेंगे ये पब्लिक ऑफर है और आप पर पार्ट 1 लग जाएगा. समझ आ रही है बात? सेक्शन 42 के किसी भी प्रोविजन को वॉयलेट किया तो क्या हो जाएगा, पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, साथ में क्या मान लेंगे, ये पब्लिक ऑफर है और पब्लिक ऑफर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी. ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो. इफ सेक्शन 42 नॉट कंप्लाइड, if section 42 not complied, if section 42 not complied, it will be deemed as public offer. It will be deemed as public offer. और पार्ट 1 लग जाएगा फिर आप पे, पूरा पार्ट 1 फॉलो करो. देन यू हैव टू फॉलो पार्ट नंबर 1. क्लियर है क्या, बताओ? अच्छा, आप देखो, अगर इक्विटी शेयर्स की बात चल रही है या प्रेफरेंस शेयर्स की बात चल रही है तो आपको जब भी आप इशू लेके आओगे एसआर पास कराना पड़ेगा. रिक्वायरमेंट क्या थी, मीटिंग में आपको क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है. लेकिन अगर अपन बात करते हैं डिबेंचर्स की तो 2 कैटेगरी हो सकती है हमारी, या तो कन्वर्टिबल या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. अगर हम बात करते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की, देखो मैं एक बार एक चीज बना देती हूं आपके लिए. इक्विटी शेयर्स, ऊपर लिख लेते हैं अपन सिक्योरिटीज. ठीक है, या तो बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स की या प्रेफरेंस शेयर्स की, या फिर बात कर रहे हैं अपन डिबेंचर्स की. लिमिट अपन को सेपरेटली देखनी है सबकी, कितनी, 2 से 200 है और 200 के अंदर QIB और ESOP को नहीं लेना. अब इनमें तो क्या करना है, SR पास होना ही होना है ना. एवरी टाइम जब भी आप इशू लेकर के आओगे, जब भी इशू लेके आओगे तो आपको SR पास करना ही है. डिबेंचर को 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल. कन्वर्टिबल वाला जो पोर्शन है यहां भी SR पास करना है आपको, लेकिन यहां पर वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, साल में एक बार, हर इशू के साथ नहीं है, साल में एक बार करोगे तो वो पूरे साल तक वैलिड रहेगा. SR करना है पास वंस इन अ ईयर. अब आया तुम्हारा नॉन कन्वर्टिबल, मतलब ये वाला पोर्शन तो हमारा शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट होगा ही नहीं. अब इसके लिए क्या रूल है, विद इन लिमिट ऑफ सेक्शन 180, और बियॉन्ड द लिमिट. 181C के अंदर लिखा हुआ है कि आप 100% ऑफ PFS से ज्यादा डिबेंचर जारी नहीं कर सकते. PFS याद आ रहा है बेटा, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट.
मतलब समझ में आ गया ना, आप कैपिटल प्लस रिजर्व से ज्यादा डिबेंचर जारी नहीं कर सकते। तो अगर विद इन द लिमिट है, आप उस लिमिट के अंदर आ रहे हो, आप उसको एक्सीड नहीं कर रहे हो, देन आपको एसआर पास नहीं करना, आपका काम बोर्ड रेजोल्यूशन से चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्रॉस कर दी, ठीक है, कर तो सकते हो, लेकिन वही एसआर पास करना है वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब 100% ऑफ पीएफएस से कम है ना, तो बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाता है, वहां पर आपको क्या नहीं करना पड़ता, विद इन द लिमिट ऑफ सेक्शन 181C। 100% ऑफ पीएफएस है जो कि है ना, उसके अंदर हो आप, तो आपको एसआर पास नहीं कराना है, एसआर आपको बीआर पास कराने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये लिमिट एक्सीड कर दी, अब एक्सीड कर दी तो एसआर पास कराना पड़ेगा। एसआर भी कब कराना है, साल भर में एक बार, वंस इन अ ईयर, हर इशू के बाद पहले नहीं कराना, वंस इन अ ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बेटा, समझ आया क्या यहां तक ही बताओ, लिख लो तो बता देना मुझे। पूरा मैंने तुम्हें समझा दिया प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या है, अब बस इसी चीज को हमें मॉड्यूल से देखना है। हाँ, ये सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट चल रहा है, सेक्शन 42 रेड विद रूल 14 अकेला है पार्ट 2 में, और इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी चीजों में केस स्टडी बताता है। कैसे 200 की लिमिट क्या है देखी जाएगी, एक सिक्योरिटी के लिए, सबके लिए अलग अलग, तो बोलेंगे इट इज सिक्योरिटी वाइज, सारी सिक्योरिटी के लिए अलग अलग देखी जाएगी। ठीक है, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर 200 का टारगेट है, क्यूआई भी एम्प्लॉइज इसमें शामिल नहीं माने जाएंगे लिमिट में, तो अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी केस स्टडी बनती है इस पॉइंट पे, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाएगा, पार्ट 1 लग जाएगा आपके ऊपर। बना लिया क्या, बताओ बेटा, हो गया, चलो सॉरी, एक मिनट, अपनी बुक कहाँ खोली थी अपन ने, बुक का काम पड़ा ही नहीं ना अपना। जो बीच का पोर्शन है वो कल लेंगे, आज एक पूरा टॉपिक ले रहे हैं अपन, प्राइवेट प्लेसमेंट। पेज नंबर 3.36 पे आ जाओ बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट। जितना जितना अंडरलाइन कराती जाऊं उतना उतना कर लेना, मैटर तो 7-8 पन्नों में देगा। इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में जो रखनी है वो वैसे वहां पे कवर कर लिया अपन ने पीडीएफ में, तो अभी अपन को क्या करना है, सिर्फ समराइज है हमारे माइंड में, सिर्फ यहां से रीड आउट करना है। क्या लिखना है देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट इज वे ऑफ रेजिंग द कैपिटल इन्वॉल्व द इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स। अंडरलाइन करो, स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड पर्संस। पब्लिक को नहीं दे रहे हो, किनको दे रहे हो, चुनिंदा लोगों को। मैंने आपको बोला था कुछ सेठ आदमी है जिनको अपन अप्रोच कर रहे हैं, वो पैसा लगाना चाहते हैं हमारी कंपनी में। क्या लगेगा, पार्ट 2 चैप्टर 3 सेक्शन नंबर 42 रूल नंबर 14, ये दिमाग में बिठा लो। कोई भी केस स्टडी आ जाए तो सेक्शन नंबर 42 रूल नंबर 14, कौन सा चल रहा है, चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंट है पब्लिक इशू से, क्यों, आप ओपन मार्केट में नहीं जा रहे हो, आप किसको दे रहे हो, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रहे हो। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक इशू। आप ओपन मार्केट में नहीं जा रहे हो, आप किसको दे रहे हो ऑफर, सिलेक्टेड पर्सन को दे रहे हो।
आगे क्या दिया देखो, इशू ऑफ शेयर्स में यहाँ पे यही बताएगा कि आप तभी कर सकते हो जब आप सेक्शन 42 फॉलो कर लो और रूल 14 फॉलो कर लो, तभी प्राइवेट प्लेसमेंट किया जा सकता है। एप्लीकेबिलिटी दी हुई है कंपनी में सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 में एक प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो सेक्शन 42 फॉलो करना पड़ेगा। आगे क्या बोला, ऑफर किनको देते हैं, चुनिंदा लोगों को, और उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा, याद करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफाई करते थे। क्या लिखा है देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट shall be made only to the selected group of person who are identified by the board, जिनको आगे जाके क्या बोला जाएगा, आइडेंटिफाइड पर्सन्स। ठीक है, वो सेठ आदमी जिनको अपन अप्रोच कर रहे हैं कि आप पैसे लगा दो। हुज नंबर क्या बोला इन्होंने देखो, नंबर शेल नॉट एक्सीड 50 और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और अमाउंट प्रिस्क्राइब हो चुका है 200। तो आज के दिन अगर आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो 50 और 200 दोनों आएंगे बेटा। आप क्या लगा के आना, 200, आप क्या लगा के आना, 200 लगा के आना। ठीक है, एक्सक्लूडिंग किन किन को शामिल नहीं करोगे बेटा, QIBs को नहीं लोगे। QIB कौन होते हैं, विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जानते हो ना, जो पब्लिक से पैसा लेकर के दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनको लेते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में, और उनके ऊपर क्या होती है, सेबी की रेगुलेशंस लगती हैं। एम्प्लॉयज, ईसॉप वाली बात जो हमने की थी अभी, ईसॉप डिटेल में आएगा चैप्टर नंबर 4 में। आप एम्प्लॉयज को रोकने के लिए उनको ऑप्शन देते हो कि अगर तू कंपनी के अंदर 4 साल रुक जाएगा तो हम तुझे इस रेट पे शेयर खरीदने का मौका देते हैं। बोले अगर गिर जाएगा तो भाई मौका ही तो है, अगर बढ़े तो तू ले लेना वरना मत लेना। भाई कंपनी की जो ग्रोथ है उसके हिसाब से जो 200 रुपए का शेयर हम तुझे देने के लिए ऑफर कर रहे हैं, 4 साल बाद ये शेयर हो जाएगा तुम्हारा, हमारा जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है 1000 रुपए का हो जाएगा, तो तुझे देखो कितना बेनिफिट मिलेगा। पर तुझे क्या है, 4 साल यहाँ कंपनी में रुकना पड़ेगा। एम्प्लॉयज को रोकने का एक तरीका है। जैसे ये कॉन्सेप्ट इंडिया में कौन लेके आया था, नारायण मूर्ति लेके आए थे, इन्फोसिस वाले, ईसॉप वाला। क्योंकि भाई दोनों ही क्या थे, नौकरीशुदा लोग थे, नारायण मूर्ति, शुदा मूर्ति। तो ये इन्होंने क्या बोला कि भाई आईटी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और इनके आने से पहले तो 2 पहले से बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, कौन से, विप्रो बैठी हुई थी, TCS बैठा हुआ था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, ईसॉप वाली कॉन्सेप्ट को जारी किया था। एक बंदा है नंदल नीलकेनी, जिसके पास 8000 या 10,000 करोड़ के ईसॉप है। वो शुरू से इनके साथ जुड़ा हुआ है और नारायण मूर्ति का फ्रेंड है। तो कंपनी, उसने बहुत अच्छा काम किया, और बहुत अच्छा काम किया तो कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी हुई और उसको भी काफी बेनिफिट मिला। ठीक है, तो ईसॉप का कॉन्सेप्ट हम पूरी तरीके से कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। एम्प्लॉयज को रोकने का एक तरीका है, एक आपने वर्ड सुना होगा स्वेट इक्विटी, और एक सुना होगा ईसॉप। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। स्वेट इक्विटी तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से देते हो, या फिर कंसिडरेशन में देते हो, तो कैसे देते हो आप उनको जो उन्होंने मेहनत की है उसके लिए रिवॉर्ड कर रहे हो, रिवॉर्ड के रूप में। और ईसॉप का मकसद क्या है, उनको रोकना, उनको रोकना। और जबकि स्वेट इक्विटी का क्या होता है, टू रिवॉर्ड देम। आगे क्या दिया है देखो यहाँ पर, ये समझ में आ गया, अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये बात हमने ले ली, ईसॉप वालों को नहीं लेंगे। लिमिट कैसे देखनी है वो देखो, इन फाइनेंशियल ईयर, छोटी छोटी सी चीजें हैं और काफी केस स्टडी बनती है। लिमिट 200 की कैसे देखनी है, इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आगे अभी इन्हीं चीजों को रूल्स के अकॉर्डिंग बताएगा, सिर्फ ये रिपीटिशन आएगा। कैसे रिपीटिशन है देखो, पेस्ट रूल्स कहता है कि 200 से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते इन फाइनेंशियल ईयर। आगे क्या लिखा था, 50 और एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड कितना आ गया, 200 आ गई ये चीज। आगे क्या दिया, ईसॉप वाले और QIB वालों को इन 200 में काउंट नहीं करेंगे, पहले ही दे दिया, दे चुका है ना पहले, मैंने कहा ना अब आएगा वो रिपीटिशन आएगा। आगे एक्सप्लेनेशन में दिया, इट इज फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटी, मतलब अलग अलग देखोगे, इक्विटी शेयर्स के लिए अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग, और डिबेंचर्स के लिए अलग। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी किस पे नहीं लगेगा, अभी बताया था, NBFC पे नहीं लगेगा और HFC पे नहीं लगेगा। शैल नॉट अप्लाई किस पे, NBFC और HFC। अगर ये अपनी रेगुलेशंस जो बनी हुई है RBI के अंदर और NHB के अंदर, उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर रेगुलेशन नहीं बनी हुई है इनकी,
तो ये लग जाएगा, ये अभी आगे बता देगा कि अगर इनकी रेगुलेशन बनी है तो इनकी खुद की रेगुलेशन लगेगी, और अगर नहीं बनी है तो सच कंपनी शैल कंप्लाई विद दिस सब रूल इन केस आरबीआई या एनएचबी ने कोई रेगुलेशन स्पेसिफाई नहीं की है। अगर आरबीआई और एनएफसी ने इसने एचएफसी ने कर दी है, नेशनल हाउसिंग बैंक होता है ना जो कंट्रोल करता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, ठीक है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक और आरबीआई ने अगर अपनी रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर दी तो वो लगेंगी, पार्ट 2 की नहीं लगेंगी, पर अगर नहीं प्रिस्क्राइब की तो क्या होगा, लग जाएंगी। आगे बोला मैनर ऑफ इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशन, कैसे करेंगे भाई, आप क्या करोगे, इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, पैस 4 पढ़ लिया अभी, है ना, आ गया था ना। किसको दोगे, आइडेंटिफाइड पर्सन, जिनके नाम और एड्रेस आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और ये रिकॉर्डिंग का काम कौन करेगा, बीओडी। याद आ रहा है, पहले पैराग्राफ में ही आ गया था, इन आइडेंटिफाइड पर्सन को आइडेंटिफाई करके इनके नेम की रिकॉर्डिंग कौन करता है, बीओडी। नो राइट ऑफ रिनंसिएशन, एमसीक्यू बहुत अच्छे बनते हैं इस पे, नो राइट ऑफ रिनंसिएशन, ट्रांसफर नहीं कर सकते, स्पेसिफिक ऑफर है तुम्हें ही लेना है, नहीं लोगे तो लैप्स होगा, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, अभी रिपीटिशन वापस आएगा, देखो क्या दे रखा है, आप क्या करोगे, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर दोगे, किससे दोगे, ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म आप उनको भेजोगे। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब है एक ऑफर और इनविटेशन टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या भेजा जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, और जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे कि सेक्शन 42 रूल 14 में दी गई है। QIB का मतलब बताया, जो सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्या दिया है देखो, एज डिफाइंड अंडर सेबी रेगुलेशंस 2009, जिनको टाइम टू टाइम अमेंड करते रहते हैं अंडर सेबी एक्ट 1992। QIB का मतलब वही है जो सेबी रेगुलेशन में बताया गया है, ये बताना चाहते हैं। अगर फॉलो नहीं करोगे तो पब्लिक ऑफर मान लेंगे ना बेटा, तो अब यहाँ पे देखो सिर्फ इतना सा कर लेना, हेडिंग ही वैसे तो सफिशिएंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट शैल टू बी डीम टू बी ऑफर टू द पब्लिक इफ अ कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड मेक्स एन ऑफर अलॉट टू, यहां से अंडरलाइन करना, सिक्योरिटीज टू मोर देन प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पर्सन, 200 से ज्यादा को दे दिया, मोर देन 200, पार्ट 1 लग जाएगा। आगे क्या दिया है, सेम शैल बी डीम टू बी एन ऑफर टू द पब्लिक एंड अकॉर्डिंगली विल बी गवर्न्ड बाय, पार्ट 1 चैप्टर 3 लग जाएगा ना। रिक्वायरमेंट एसआर पास कराना है ना, अब देखो एसआर पास कराना है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगा, नोटिस भी जाएगा, क्या क्या है देखो, रूल 14 पैस रूल्स क्या कहता है, कंपनी शैल नॉट मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, जब तक कि शेयर होल्डर का प्रीवियस अप्रूवल ना मिल जाए, वो भी कैसे, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। कैसे दिया है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा इस मीटिंग के नोटिस के साथ में, एसआर पास कराओगे तो नोटिस देना है, नोटिस के साथ में क्या जाना है हमारा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसमें क्या क्या दोगे। एक जनरल सी कॉन्सेप्ट बताऊं बेटा, कभी भी कंपनी में जनरल मीटिंग होती है उससे पहले एक बोर्ड मीटिंग जरूर होती है। बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाता है और डिस्कशन होता है कि इस तरीके की मीटिंग बुलानी है, ये नोटिस फाइनलाइज कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होता है, पहले तो बोर्ड मीटिंग और बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, तो इसमें देखो नोटिस में क्या क्या चीजें लिखेंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डेट ऑफ पासिंग ऑफ BR बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड ने कब डिसाइड किया कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर इशू करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन का है ये, है ना, और जो प्राइवेट प्लेसमेंट करने जा रहे हो उसके ऑफर के पर्टिकुलर्स डिटेल्स, इन चुनिंदा लोगों को दे रहे हैं, इतनी सिक्योरिटीज, इतनी फंडिंग की कोशिश है, ये सब बताएंगे। तो यहां पर बोर्ड रेजोल्यूशन पहले हमने बता दिया कि किस दिन हमारा पास हो गया बोर्ड का रेजोल्यूशन, और इसके साथ बताओगे काइंड ऑफ सिक्योरिटीज जो हम इन लोगों को ऑफर कर रहे हैं, किस प्राइस पे कर रहे हो उसको जस्टिफाई करो, भाई 10 रुपए का है आप दे रहे हो 12 में, तो 2 रुपए का प्रीमियम क्यों, जस्टिफाई करो, है ना। आगे क्या बोला, अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कोई वैल्यूएशन कराना पड़ा है तो उसकी डिटेल दो,
कितना अमाउंट कंपनी रेज करना चाहती है, सपोज करो 2000 करोड़ रेज करना चाहती है, कैसे करेगी? सिलेक्टेड पर्सन से कर रही है लेकिन इस बार। मटीरियल टर्म्स ऑफ रेजिंग द सिक्योरिटीज, इंपॉर्टेंट टर्म्स बताओ कि भाई किस टाइम शेड्यूल तक आपने जिस पैसा लिया है जिस चीज के लिए वो पूरा हो जाएगा, ठीक है? क्या ऑब्जेक्ट है आपके इसके ऑफर का, प्रोमोटर भी कोई इसमें पैसा लगा रहे हैं क्या, बता दो हमें, ये सब चीजें। सिर्फ इतना कर लेना, मटीरियल टर्म्स ऑफ रेजिंग द सिक्योरिटीज, ठीक है? ये चीजें किसके साथ चली गई बेटा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है जो किसमें जा रहा है, नोटिस के साथ जा रहा है। आगे दिया देखो 181C आ गया, 181C की लिमिट लिख लो 100% ऑफ पीएफएस, 100% ऑफ पीएफएस। आपको दे के नहीं आना, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि सेक्शन कहाँ का है, फाइनल का है। डिबेंचर जो है ना, डिबेंचर्स आप 100% ऑफ पीएफएस से ज्यादा जारी नहीं कर सकते, मतलब कैपिटल और रिजर्व से ज्यादा आप डेप्ट नहीं ले सकते, ये बताता है हमारा सेक्शन नंबर 181C, ठीक है? अब क्या बोला, ये रूल आप पर अप्लाई नहीं करेगा अगर आप किसकी बात कर रहे हो, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की, एंड इट डज नॉट एक्सीड द लिमिट गिवन अंडर 181C। तो याद करो वहां तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, यही पढ़ा था ना, उस केस में तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा, ठीक है? आगे क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ ऑफर और इन्विटेशन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, अगर आपकी ये लिमिट जो है वो एक्सीड हो गई, कहाँ लिखा हुआ है, एक्सीड द लिमिट, तो अब आपको एसआर पास कराना पड़ेगा, लेकिन ओनली वंस इन अ ईयर, पढ़ा था ना? हाँ, फाइनेंशियल ईयर। आगे क्या बोला, ये वाला पोर्शन काट दो, कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं करेगा, प्रोविजो काटो। नेक्स्ट आ जाओ, एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर्म, पेज नंबर 4, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, एड्रेस्ड होना चाहिए, स्पेसिफिक टू द पर्सन जिनको आप ऑफर दे रहे हो। विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम आप उनको प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भेज देते हो। ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर बोला जाता है इसको, ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। जिसको एड्रेस किया है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, और कोई करेगा तो इनवैलिड। मैंने बताया भी था आपको, इट इज स्पेसिफिक ऑफर, और वही बंदा उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी जगह और कोई दूसरा नहीं कर सकता। कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करने, सिर्फ इतना करेंगे, पेज 5 में रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कंपनी, पेज 5 में रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कंपनी कि इन इन बंदों को हमने जारी किया है। टाइमिंग ऑफ इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, ये आप जारी करना चाहते हो उससे पहले इसकी एक कॉपी आरओसी के पास भेजो। वो प्रोस्पेक्टस के केस में भी था ना, पहले एक कॉपी किसके पास जाती थी, आरओसी के पास, और 90 डेज का वैलिडिटी पीरियड होता था, 90 दिन के अंदर आप इशू ला सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या बोला कि ये आपको प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर किसके पास फाइल करना है, आरओसी के पास, यही लिखा है इस पॉइंट में, ठीक है? और ये भी कब करना है, ओनली आफ्टर द रेलेवेंट एसआर या बीआर जो भी आपने किया है पास, उसके साथ चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल 14, अ कंपनी शैल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर ओनली आफ्टर द एसआर और बीआर हैज बीन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। मतलब एक तो जो भी आपका केस है, अगर आपका नॉन कन्वर्टिबल विद इन लिमिट है तो बीआर पास होगा, और बाकी केसेस में क्या पास हो रहा है, एसआर, तो इनकी फाइलिंग करनी है किसके पास, आरओसी के पास। प्रोवाइडेड दैट प्राइवेट कंपनी शेल फाइल विद रजिस्ट्रार कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और एसआर विद रिस्पेक्ट टू अप्रूवल अंडर सेक्शन 179। सिंपली सी बात तुम तो इतनी याद करो कि ये आप जारी करो ना उन सिलेक्टेड पर्सन को, उससे पहले इसकी कॉपी किसके पास जानी चाहिए, आरओसी के पास। सिंपल सी बात इतनी सी याद रखनी है, एक एक लाइन यहाँ याद रखने का मतलब नहीं है। पैसा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट में रख देंगे ना, जब तक कि अलॉट नहीं करेंगे। क्या लिखा है, एवरी आइडेंटिफाइड पर्सन विलिंग टू सब्सक्राइब द प्राइवेट प्लेसमेंट शैल apply in private placement application issued to such person along with subscription money।
ये अंडरलाइन करना, आइदर बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट और अदर बैंकिंग चैनल, नॉट बाय कैश। मैंने कहा था ना कैश में नहीं जाएगा, कैश में नहीं जाएगा। पैसा कंपनी तब तक यूज नहीं करेगी जब तक कि वो अलॉटमेंट ना कर दे और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के पास फाइल ना कर दे। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कब यूज होगा? ऑन अलॉटमेंट या फिर रिफंड, है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक अकाउंट, यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक अकाउंट क्या दिया हुआ है? पेमेंट टू बी मेड फॉर सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटी शैल बी मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन सब्सक्राइबिंग टू सच सिक्योरिटीज। मैं करना चाहती हूँ इशू सब्सक्राइब, और क्या करूं? अपने हस्बैंड के नाम से बैंक अकाउंट जो उनके नाम से वो यूज कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती, मेरा ही अकाउंट होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? पेमेंट टू बी मेड फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन सब्सक्राइबिंग टू सच सिक्योरिटीज। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन जा रही है तो मेरे ही खाते से जाएगी, मेरे किसी फैमिली मेंबर के नाम से नहीं जाएगी। ठीक है, और कंपनी इसको रिकॉर्ड में रखेगी कि किस बैंक अकाउंट से इसके पास पैसे आए हैं। कल को रिफंड करना है तो सेम बैंक अकाउंट में जाता है, तो रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा अपन को, है ना। फिर आगे क्या बोला? अगर जॉइंट होल्डर्स हैं, फर्स्ट नेम्ड, है ना, हर जगह क्या लगेगा? फर्स्ट नेम्ड। क्या लिखा है? शैल बी पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम अपीयर्स फर्स्ट इन द एप्लीकेशन। ठीक है, ये वाला जो अभी आपने पॉइंट पढ़ा है कि भाई चेक से आना चाहिए, डीडी से आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, ये तो लगेगा ही नहीं अगर ये अदर देन कैश है। प्रॉपर्टी के बदले में अगर आपने उनको दिए तो कैसे लगेगा बताओ? आपको कैश तो मिलेगा ही नहीं ना। उस केस में क्या लिखा हुआ है? ये जो रूल अभी अभी पढ़ा है, सब रूल 5, ये वाला, दिस शैल नॉट अप्लाई इन केस द इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मशीनरी के बदले में आपने क्या किया? इनको शेयर्स इश्यू कर दिए। ठीक है ना, पैसे तो आए ही नहीं ना, तो क्या बैंक अकाउंट कुछ लेना देना ही नहीं है, ये पॉइंट लगेगा ही नहीं इन पे। नेक्स्ट एक ये एग्जाम्पल है, बहुत इजी है, आप पढ़ लेना। इसमें यही दिया हुआ है कि जॉइंट होल्डर से तो जिसका नाम पहले आ रहा है ना, उसके अकाउंट से पैसा कटेगा। ठीक है, इतनी सी बात दी है। जॉइंट शेयर होल्डर होते हैं तो किसके अकाउंट से पहले कटेगा? जिसका नाम पहले आ रहा है ना, उसी के नाम से कटता है। लिमिट ऑन फ्रेश ऑफर, ये नीचे वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये आईसीआई के पीछे दिए हुए आंसर से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, आपको इतना पढ़ना है बस। फ्रेश ऑफर या इनविटेशन तब तक नहीं दोगे जब तक कि पुराने वाला कंप्लीट ना हो जाए या पुराने वाला विड्रॉ ना हो जाए, अबंडन ना हो जाए। मैंने कहा था ना लिमिट तो 200 की है, आप पहले 50 लेके आए, अब दोबारा 50 लेके आ रहे हो, तो पहले वाला 50 पूरा नहीं होगा ना, तब तक नेक्स्ट 50 का इशू नहीं ला सकते आप। और इस पे आती है केस स्टडी, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिक्योरिटीज कितने दिन में अलॉट करनी है बेटा? याद करो, 60 डेज। और अगर नहीं कर पाए तो रिपे कर दो 15 डेज में, नहीं कर पाए तो इंटरेस्ट 12%, बट कब से? एक्सपायरी ऑफ 60th डे। यही था। पैसा यूज कहां कर सकते हो? ओनली ऑन अलॉटमेंट और ऑन रिफंड। पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में है, दो ही जगह यूज होगा, या तो अलॉटमेंट में या फिर रिफंड में। तो आप देखो यहां पर अंडरलाइन करना, या तो यूज करेंगे अपन एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट या फिर रीपेमेंट ऑफ मनी। कोई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं दोगे, प्राइवेट प्लेसमेंट है, पब्लिक को इनवाइट थोड़ी ना किया जो अपन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देंगे। ठीक है, नो कंपनी शैल इशू एनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रहेगी चीज। अब आया फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, यहां 15 दिन में जाती है, बताया था ना। देखो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फॉर्म तो हर जगह सेम है, कौन सा? पेज 3। पर अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है तो कितने दिन में जाएगी? ये 15 डेज। और पब्लिक ऑफर में जाती है 30 दिनों में। लिमिट अलग अलग है। ये रूल्स में भी बता दिया, रिपीटिशन आ रहा है। पेज 3 में जाएगी, रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। आप इसके साथ में क्या डिटेल दोगे? सारे अलॉटीज की डिटेल दोगे साथ में, कि इन लोगों को, इनका ये नाम है, ये एड्रेस है, पैन नंबर है, इनको हमने चुना है, इनको हम दे रहे हैं।
प्लस कौन सी सिक्योरिटीज दे रहे हो, इक्विटी दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो, डिबेंचर्स दे रहे हो, ठीक है, किस दिन अलॉट किए आपने, क्योंकि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में तो आ गई ना डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, नॉमिनल वैल्यू, अमाउंट पेड, ये सारी आपने डिटेल दी। और अगर अदर देन कैश है तो जो बदले में चीज मिली है, मशीनरी है, प्रॉपर्टी है, उनकी डिटेल दे दो, है ना। डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अगर आप नहीं कर पाओगे तो 1000 पर डे, मैक्सिमम 25 लाख है, यहां पे अलग है भाई। यूजुअली हर जगह क्या पढ़ते हो, 1000 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख। यहाँ कितनी है, 1000 पर डे, मैक्सिमम 25 लाख आएगी। किस किस पे लगेगी, कंपनी, उसके प्रोमोटर्स, उसके डायरेक्टर्स, जिन्होंने भी डिफॉल्ट किया है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टाइम पे फाइल नहीं हुई, तो ये पेनल्टी है। पार्ट 2 के प्रोविजन फॉलो नहीं किए तो पेनल्टी एक और आ रही है, 3 पेनल्टीज आएंगी। 9 नंबर में क्या बोला, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं की तो पेनल्टी आई 1000 पर डे, मैक्सिमम 25 लाख। फिर आया पार्ट 2 के प्रोविजन फॉलो नहीं किए तो क्या, जो भी अमाउंट आपने रेज किया थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर 2 करोड़ रुपए, विच एवर इज लेस, और पूरा का पूरा पैसा, अब आप सोचो कि भाई पैसे तो हमारे आ ही गए, यूज कर लें, नहीं, रिफंड फुल मनी विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना, वही 12% की रेट वाला लगेगा यहाँ पे। विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर इम्पोजिंग द पेनल्टी, आपको क्या करना है, पूरा पैसा वापस करना है, नहीं करोगे तो विद इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट की रेट यहाँ पर क्या लगती है, 12% लगती है। और तीसरा पेनल्टी का सेक्शन कहता है कि पार्ट 2 के प्रोविजन फॉलो नहीं करोगे तो पार्ट 1 लग जाएगा। It will be deemed as a public offer. Deemed as a public offer. I hope clear है, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बेटा। मैं शॉर्ट में रिवाइज करा दूं फटाफट, प्राइवेट प्लेसमेंट, ताकि एक माइंड में फीचर सेट करके जा रही हूं, तुम चाहो तो घर पे आराम से पढ़ लेना इसको। प्राइवेट प्लेसमेंट मैं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रही हूँ, क्लास जवाब देगी फटाफट, ठीक है। क्या ये लिमिट मुझे सिक्योरिटी वाइज देखनी है या ये कंबाइंड लिमिट है, सिक्योरिटी वाइज देखनी है। मैक्सिमम कितने लोगों को प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या यहाँ पर मैं एडवर्टाइजमेंट दे सकती हूँ, नहीं दे सकती। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कितने दिनों में जाती है, 15 डेज में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगेगी, 15 या 12% की रेट से लगेगी, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती हूँ तो किन 2 जनों को काउंट नहीं करते 200 की लिमिट में, ईसॉप और क्यूआईबी, ईसॉप और क्यूआईबी। 2 जने एग्जेम्प्ट थे जिन पे प्रोविजन नहीं लगते, कौन कौन से, एनबीएफसी और एचएफसी। अगर इन्होंने आरबीआई गाइडलाइन और एनएचबी की गाइडलाइन को फॉलो कर लिया, अगर इनकी गाइडलाइन नहीं है तो लग जाएगा। यही पढ़ा था अपन ने। क्यूआईबी कौन से होते हैं, जो कहाँ बताए गए हैं, सेबी रेगुलेशन में बताए गए हैं। रिक्वायरमेंट टू पास एसआर, क्या स्पेशल ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, क्या जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और अगर मैं बात करती हूँ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर की, एंड इट इज विद इन द लिमिट गिवन अंडर 181C, तो BR। इफ इट एक्सीड द लिमिट देन SR। इज इट ऑन एवरी इश्यू और इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर, याद रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें अपने दिमाग में सेट कर लो, यहाँ पे केस स्टडी बनती है। 200 की लिमिट कब है, इन अ फाइनेंशियल ईयर। 200 की लिमिट क्या है, इन अ फाइनेंशियल ईयर। प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, पार्ट 1 लग जाएगा, इसे पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा, ठीक है। एक पेनल्टी हमारी ये कहती है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टाइम पे फाइल नहीं करी, कंपनी प्रोमोटर 1000 पर डे, 25 लाख, ठीक है। दूसरी पेनल्टी कहती है पार्ट 2 के प्रोविजन फॉलो नहीं करोगे तो जितना अमाउंट रेज किया है प्लस 2 करोड़, विच एवर इज लेस, और पूरा पैसा रिफंड करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। नहीं करोगे तो विद इंटरेस्ट है, क्या 12% की रेट से। क्लियर है क्या बेटा, तो इतना पोर्शन कर लो, मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट करा लिया। अपना जितना पोर्शन बचा है होपफुली अपना कल वाइंड अप हो जाएगा। आप खुद देख लेना, ज्यादा नहीं बचा है, तो अपने को क्या करना है, अब कल देखते हैं कितना हो पाता है अपना। तो चलो आज की क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं अपन।